हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 33rd लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का लास्ट थ्योरी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में इसको हम लोग MOTP बोलते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड्स की तो हमने बहुत सारी थ्योरीज एक एक करके कंप्लीट किए। स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहला जो थ्योरी हमने डिस्कस किया था वो था ऑक्टेट रूल। सेकेंड, उसके बाद हम लोग ने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको शॉर्ट में VBD भी बोलते हैं। थर्ड थ्योरी हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हमने देखा था शेप्स को डिसाइड करने के लिए VSEPR दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ना कुछ हर थ्योरी में ड्रॉबैक्स थे। आज का जो थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नीड क्या है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बाकी थ्योरीज का लिमिटेशन क्या है कि हमको MOT की जरूरत पड़ी। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट वाज गिवन बाय मिस्टर मुलिकन एंड हुंड। इट वाज गिवन बाय मुलिकन एंड हुन। ये दोनों ने ये थ्योरी दी थी 1932 में। इस थ्योरी का नीड क्या है, मतलब दूसरे थ्योरीज का ऐसा क्या ड्रॉबैक्स आ गया कि ये थ्योरी की हमको जरूरत पड़ी, और ये थ्योरी है क्या उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीड फॉर MOT। क्या जरूरत है इस थ्योरी का? नीड फॉर MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ना स्टूडेंट्स, इसका सबसे बड़ा जो नीड है वो ये है कि ऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस है दैट इज O2 मॉलिक्यूल, वो बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर हम बात करें O2 की तो वो एक 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीजन जो है वो एक 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एक ऑक्सीजन के पास 8 है तो दो ऑक्सीजन हो गया तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, राइट? कैसे आपको पता होना चाहिए, ये 16 और 8 लिखते हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक ऑक्सीजन में 8 होंगे, तो अगर एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो दो ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 8 2 जा 16। तो इसको हम लोग बोलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम बात करें तो बाकी सब थ्योरीज के हिसाब से, इवन अकॉर्डिंग टू VBT, O2 जो है इट शुड बी डायामैग्नेटिक। इट शुड बी डायामैग्नेटिक मतलब इट शुड बी वीकली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सब पेयर हो जाने चाहिए। तो अगर देखने जाए तो दो दो का जोड़ी बनाएंगे तो सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इट शुड बी डायामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू ऑल द थ्योरीज, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टेट रूल। अगर हम सब पढ़े तो उन सबके हिसाब से इट शुड बी डायामैग्नेटिक। बट रियलिटी में अगर हम देखने जाए तो O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और इसका जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ, अगेन आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ MOT ही एक्सप्लेन कर पाया। could be explained only on the basis of MOT, could be explained only on the basis of, और could be explained by MOT only। सिर्फ और सिर्फ MOT ही इस बात को एक्सप्लेन कर पाया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली। O2 अगर हम बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू सब थ्योरीज, इवन VBT ने भी बोला था कि ये मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट रियल में जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक निकला, और उसको कोई भी थ्योरी, अभी तक जितने भी थ्योरीज मैंने पढ़ाए हैं उसमें से किसी भी थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इस वजह से बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो जनरेट हुआ था, जो मेन जो मुलिकन ने ये थ्योरी दिया था, वो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, और इस थ्योरी को फिर हम लोग आगे भी बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक फॉर अदर थ्योरीज था, जो ड्रॉबैक्स ऑफ अदर थ्योरीज था, क्यों दूसरे थ्योरीज फेल हो गए, वो O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड रखने पे अट्रैक्ट होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, मतलब वो इट इज अ टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक ओनली। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या दूसरे थ्योरीज का ड्रॉबैक ये था कि वो O2 को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक, और इस वजह से MOT हमको जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक ऑफ अदर थ्योरीज, एंड दिस इज द नीड, और यू कैन से द एडवांटेज ऑफ MOT। सेकंड नीड फॉर MOT इज जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, नाम तो आपने सुना नहीं होगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है,
जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स है, 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अभी ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कभी फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है? यस, ये फ्रैक्शनल एक्चुअल में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स, लाइक एग्जांपल मैं आपको दूंगा H2 प्लस, H2 प्लस, ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है बच्चों 0.5। इवन H2 माइनस का, H2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 0.5 है। अभी ये कैसे होता है वो सब हम लोग आगे के टॉपिक में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में वैसे वैसे सीखते जाएंगे। सो डोंट वरी, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, यस इट कैन बी फ्रैक्शनल एंड इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओनली एमओटी। बाकी कोई थ्योरी, बाकी कोई भी थ्योरी अभी तक जो अपन ने वीएसईपीआर तक पढ़ा है, कोई भी थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या था बच्चों अदर थ्योरीज का? सेकंड ड्रॉबैक ऑफ अदर थ्योरीज, दे कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। और एमओटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, वो कैसे हम लोग पोस्टुलेट्स में भी आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो ड्रॉबैक्स फॉर अदर थ्योरीज था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इवन किसी किसी मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, उनका बेटा स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए दूसरी थ्योरीज। तो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड the stability of different molecules we need molecular orbital theory। जैसे मैं अगर आपको बोलूं H2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 0.5 है। ये याद रखिए, आगे कैसे आता है मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, डोंट वरी। H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों, 0.5 है। फिर भी अगर देखने जाए तो H2 प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू H2 माइनस। जब हम लोग ने दूसरे थ्योरीज को पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो बाकी सब थ्योरीज इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इस वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एमओटी। सर तो एमओटी के पास इसका आंसर है क्या? यस, एमओटी के पास इसका आंसर है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब पोस्टुलेट्स और आगे थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात मेरे साथ रिवाइज करिए, व्हाट आर द नीड फॉर एमओटी? ऑक्सीजन दैट इज O2 इज अ 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको एक्सप्लेन सिर्फ और सिर्फ किसने किया, एमओटी ने। दूसरा, बाकी सब थ्योरीज ने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, दे कुड नॉट एक्सप्लेन एक्चुअली। बट अगर मैं देखने जाऊं तो H2 प्लस एंड H2 माइनस दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल है। जो बाकी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, एमओटी उसको एक्सप्लेन कर पाती है। स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इवन इफ दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग कैसे आती है, उसको भी एमओटी एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारा एमओटी खत्म हो जाएगा वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने बोला था कि B2H6 के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बुखार आने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है वो क्या है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। B2H6 जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द नीड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चार चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको वापस बोलूंगा स्टूडेंट, इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है कि O2 का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो किसने एक्सप्लेन किया, बीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टेट रूल, वीएसईपीआर या फिर एमओटी? द आंसर इज एमओटी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज गिवन बाय मुलिकन एंड हुंस इन 1932 and these are the needs for what, MOT, that is molecular orbital theory. Now actual में ये जो molecular orbital theory है वो है क्या? तो let us discuss the postulates. What are the different postulates of MOT? ठीक है। postulates मतलब assumptions। क्या assumptions है molecular orbital theory के? तो स्टूडेंट्स, molecular orbital theory नाम से ही पता चल रहा है molecular orbital। हमने atomic orbital नाम सुना था, ये molecular orbitals क्या होते हैं? तो ये थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट यही है कि जो एटम्स होते हैं, जब वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। आई रिपीट, जब एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आई रिपीट, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसको आप SPDF बोलते हो, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो एटॉमिक ऑर्बिटल दे लूजेस देयर आइडेंटिटी
and they get converted into dash orbitals, molecular orbital. तो सबसे पहला assumption when atoms combine to form molecules, atoms के जो atomic orbitals है वो combine होके क्या बना देते हैं, molecular orbitals. They forms molecular orbitals. Now students, सबसे पहला assumption, atomic orbitals they loses their identity and they get converted into dash molecular orbital. So atomic orbitals सबको पता होना चाहिए, like they are s p d f. s p d f पता होगा. molecular orbital जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO लिखूंगा सिर्फ पूरे लेक्चर में हम लोग, MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और एक दूसरा होता है बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ना ये वर्ड बहुत बार आगे हमको काम आने वाले पूरे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है ये होता क्या है करके. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं they form molecular orbitals and molecular orbitals can be of two types. ठीक है, एक होता है bonding molecular orbital जिसको हम लोग शॉर्ट में पूरे लेक्चर में पूरे चैप्टर में BMO बोलेंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, ABMO. ठीक है, अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, तो सब लोग मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए. एटम्स व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स they lose their identity, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं and they become what, molecular orbital. Atomic orbitals like s p d f when they combine together they form molecular orbitals which can be of two types. One is bonding molecular orbital and second one is anti bonding molecular orbital. अभी ये क्या होता है सर, एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो देखना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. थोड़ा सा फिजिक्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और जब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सिस्टम का एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होता है. क्या होता है, डिक्रीज होता है. और सिस्टम का जब एनर्जी डिक्रीज होता है तो इट बिकम्स मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, इट बिकम्स मोर स्टेबल. So BMO is more stable as compared to ABMO. क्यों मैं बताऊंगा. यहाँ पे बच्चों जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो बेसिकली दिखता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ. इमेजिन करो मेरे पास में दो वेव फंक्शंस है. आप लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा होगा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, वेव फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ये देखिए इस तरीके का. ठीक है, तो ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस, और ये वापस से प्लस. इसको बेटा मैं वेव फंक्शन को क्या नाम दूंगा, साई ए. ठीक है, और ये जो दूसरा है ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही है इन वेव फंक्शन फॉर्म. इसको मैं क्या नाम दूंगा, साई बी. अभी आप बताइए बच्चों, ये साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है और कुछ नहीं है. ठीक है, ये प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है. वीबीटी में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था वो ऑर्बिटल्स के शेप में. तो आप मुझे बताओ, ये एक वेव फंक्शन है, ये एक वेव फंक्शन है. तो दोनों अगर मुझे बताओ दोनों ज्वाइन होंगे तो दोनों ज्वाइन होंगे बेटा, ये और ये सेम फेज है कि इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है, इन फेज है बच्चों. इन फेज का मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सेम डायरेक्शन मतलब सेम लोब से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों. तो जब इनको ऐड किया जाएगा, जब इनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तब इनका जो डायग्राम, नया वाला डायग्राम आएगा वो किस तरीके का आएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा. ये थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको इंटरफेरेंस में. कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा. तो मतलब जो आपका वेव फंक्शन था उससे और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, लोब्स का सेम साइन है. तो ये जो है जब बनेगा, ऐड होगा, तो ये एडिटिव इफेक्ट देगा इस तरीके से. देखो ये बड़ा हो गया, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा.
दिस इज नोन एज व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है। सो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म डैश मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी यहाँ पे जो वेव फंक्शन है साई ए प्लस साई बी, ये ऐड अप हो रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी बेटा स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे साई ए का स्क्वायर, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखना है, प्लस 2 साई ए साई बी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये एक्स्ट्रा एडअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा एडअप। तो अगर हम लोग इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें, तो यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस होंगे वो इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक ए है, और यहाँ पे एक बी है। यहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्लस हुई या माइनस हुई है। ये स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला पार्ट ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है? ऐड हुआ है। तो जब हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो इसका डायग्राम थोड़ा सा याद रखना, इस तरीके का दिखेगा। कोई नोड नहीं होगा इसमें, देयर इज नो नोड, कोई नोड नहीं है देखो इसमें। तो ये वाला जो है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज हाईली स्टेबल। तो ये क्या है आपका डायग्राम फॉर डैश बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए। इट इज फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों इन फेज होने चाहिए, इन फेज होगा ये और ये, ठीक है। तो जब बड़ा बनेगा उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो एनर्जी और हाई एनर्जी, लो एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो इसका बेटा एनर्जी क्या हो गया है? कम हो गया है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है दो न्यूक्लियस के बीच में एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो मैंने शेड किया वो क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो न्यूक्लियस इधर है और न्यूक्लियस के बीच में भर भर के क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कोई नोड ऐसा मिल रहा है क्या? नोड मतलब वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जीरो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। सो दिस इज हाईली स्टेबल। तो याद रखना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अभी नेक्स्ट आता है कौन सा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें ये और ये आउट ऑफ फेज होंगे। मतलब ये शुरुआत किससे हो रहा है? प्लस से हो रहा है, और ये शुरुआत किससे होगा? माइनस से होगा। तो बेटा वो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल करेंगे। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं डायरेक्शन में जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ और पीछे से मेरे साथ में बहुत तेज हवा आ रही है। तो कहने से बेटा जब मैं जाऊंगा तो मुझे हवा भी सपोर्ट कर रही है, धक्का दे रही है, तो मुझे जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी जो स्पीड है उसमें स्पीड किसकी ऐड हो जाएगी? विंड का भी स्पीड ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन फेज। इन फेज मतलब सेम डायरेक्शन। बट अगर समझो मैं ऐसे जा रहा हूँ और सामने से जोर से हवा आ रही है, तो मुझे उसको कैंसिल आउट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा जो नेट स्पीड होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next one. ABMO. ABMO stands for anti-bonding molecular orbital. Now, as the name suggests, anti-bonding मतलब इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट इज फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इससे सिस्टम का जो एनर्जी है, सिस्टम का जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा। और सिस्टम का जो एनर्जी अगर इंक्रीज होगा सो इट विल बिकम लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, सो लेस स्टेबल। तो याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर में एबीएमओ ज्यादा स्टेबल होता है कि बीएमओ ज्यादा स्टेबल होता है? एबीएमओ लेस स्टेबल होता है और बीएमओ ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जरा समझाओ सर इसमें अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करोगे, सो मेरे पास में दो ऑर्बिटल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, साई ए एंड साई बी। नाउ अगर हमारे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वन इज साई ए एंड सेकंड इज साई बी, तो एक जो होगा वो इस तरीके का होगा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा होगा वो इस तरीके से शुरू होगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो स्टूडेंट्स दोनों आउट ऑफ फेज है या इन फेज है? दिस इज आउट ऑफ फेज।
दे आर नॉट इन फेज, सेम फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है। तो जब इनका एड अप होगा तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिजिक्स में तो पूरा एक चैप्टर इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो या ये ऐसा मत सोचना कि ये एग्जैक्टली इसको कैंसिल कर देगा। इसका हाइट और इसका हाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो जो फाइनल हाइट बचेगा वो बहुत ही कम होगा, इस तरीके का, बहुत ही ज्यादा कम होगा, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इस तरीके का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये जो बना है वो आपका कौन सा हुआ? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साई ए माइनस साई बी। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना होता है? स्क्वायर। तो साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या था? पिछले वाले केस में ये प्लस था और इस केस में क्या हो गया? माइनस आ गया था। तो यहाँ पे बेटा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊँ आपको, जो हम लोग ने पहले वाले डायग्राम में पढ़ा था बीएमओ का, वैसे एबीएमओ का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे समझो फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम। देन इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों वो इस तरीके का आएगा। इस तरीके का। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला है। ये वाला जो पोर्शन है पहले वाले में ऐसा था, ऐसा था, मतलब ये वाला पोर्शन जो था ना, ये वाला पोर्शन वो 2a 2 साई ए साई भी था और यहाँ पे ये माइनस हो गया है। तो माइनस हो गया तो बेटा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नोड पे लेंगे, नोड। क्या बोलेंगे इसको? नोड बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी nil, nil मतलब जीरो। नोड इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 होते हैं। अभी अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ही, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसे वहां पे आपने पढ़ा होगा एसपीडीएफ, क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा और एक होता है पाई। सो 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं सिग्मा और एक होता है पाई। ठीक है, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी ये बनते कैसे हैं वो जरा हमको देखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जांपल से, नंबर 1 से। इमेजिन करो मेरे पास में 1s है, ध्यान से देखना, 1s है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? 1s है। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर है तो ये है आपका 1s समझो से फॉर एग्जांपल, एंड दूसरा भी बेटा सेम फेज वाला, सेम फेज। यहाँ पे ये प्लस माइनस का मतलब ये सब चार्ज नहीं है बच्चों। अगेन आई एम सेइंग, जो हमने वीबीटी में भी पढ़ा था, ये प्लस मतलब दोनों सेम फेज में है और इनको ऐड कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो इससे बेटा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्डिंग होगा कि एंटी बॉन्डिंग होगा? डेफिनेटली इट विल बी बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होता तो एंटी बॉन्डिंग होता। तो इमेजिन करो ये 1s है तो ये भी 1s है। अगर मैं इसको 2s ले लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा, है ना? तो या तो दोनों 1s या फिर दोनों 2s। अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये दोनों कंबाइन होके इस टाइप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये देखो ऐसा, जिसमें इस तरीके का होगा। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब ये बॉन्डिंग हुआ कि एंटी बॉन्डिंग हुआ? बॉन्डिंग। और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिग्मा। तो स्टूडेंट्स ये क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल था। ये क्या हो गया अभी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग लिखने के टाइम में ऐसा लिखेंगे, सिग्मा 1s या फिर सिग्मा 2s। तो सिग्मा वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये अभी बॉन्डिंग नहीं, सॉरी बॉन्डिंग नहीं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अभी यहाँ पे दोनों को ऐड अप किया हमने। यही सेम अगर हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो ये बन जाता था आपका एंटी बॉन्डिंग। तो ये प्लस है, यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया और ये भी प्लस है समझो। या फिर ऐसा ना करके आप लोग को ऐसा करना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका, कंफ्यूज भी नहीं हो गया आप, दोनों को ऐड करें बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, वेव फंक्शन क्या है, ऑपोजिट है। देखो इस तरीके से, तो इससे बेटा हम लोग बताइए ये दोनों से कोई बॉन्ड बनने वाला नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे और यहाँ पे आपका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके का बन जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे से दोनों क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। बट ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, आप बताइए, 1s या फिर 2s, यहाँ पे भी ये 1s या फिर 2s, बराबर है। तो ये बॉन्डिंग हुआ कि एंटी बॉन्डिंग हुआ, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को बेटा हम लोग स्टार, ऊपर ऊपर स्टार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार, इसको ऐसे रीड करेंगे सिग्मा स्टार 1s, या फिर ये सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा बच्चों, 2s हो जाएगा। सो इट इज आइदर सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, सिग्मा 1s या फिर सिग्मा 2s, इसको सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। तो ये हो गया s ऑर्बिटल का। फिर अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा, इसमें जनरली याद रखना बच्चों, pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है, इफ नॉट स्पेसिफाइड। pz को ही हम लोग क्या मानेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे। pz को बेटा हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो। अभी इमेजिन करो मेरे पास में pz है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग है प्लस, इस तरीके से ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो इसका क्या नाम है, 2pz, इसका नाम भी क्या है, 2pz। तो अभी ये बॉन्डिंग होगा कि एंटी बॉन्डिंग होगा, ऑब्वियसली बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो पिक्चर कैसे रहेगा, इस तरीके का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम ओवरलैप हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, माइनस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2pz। नाउ अगर हम बात करें यही अगर हम लोग ऑर्बिटल इस तरीके का लेते हैं जिसमें दोनों का डायरेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ही लेते हैं लेकिन यहाँ पे अभी साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर दो, तो देना ये दोनों क्या हो गए बेटा, आउट ऑफ फेज हो गए कि नहीं हो गए। तो आउट ऑफ फेज हो गए तो बेटा यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आएगा, एक नोडल प्लेन आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। देखो हमेशा रखना, एंटी बॉन्डिंग अगर बनेगा तो नोडल प्लेन आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इसका नाम क्या था, 2pz, ये भी क्या था, 2pz। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये नोड है। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा क्या होगा, नोड। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार, क्या, सिग्मा स्टार क्या, 2pz हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना एमओटी में हमको किसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलना है, pz को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलना है। तो ये हो गया सिग्मा 1s या फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दिस इज BMO एंड दिस इज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है क्या, नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग के पास और भी है जिसमें पाई, अभी तो मैंने सिर्फ सिग्मा वाला समझाया आपको, इसके बाद पाई वाला भी बनता है, क्योंकि s ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाता नहीं है तो वो तो डिस्कस नहीं होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको px एंड py के पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझाता हूँ। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें 2px
2px की या फिर 2py की, ठीक है। तो यहाँ पे समझो प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये तो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ही बनाएगा, बट ये जो पाई बॉन्ड बनेगा उसमें ये वाला जो होगा वो नोडल प्लेन आ जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें भी एक क्या आ रहा है, नोडल प्लेन आ रहा है, अगर बॉन्डिंग भी है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस वाला प्लस के साथ इस तरीके से ऐड हो जाएगा, तो एक लोब ऐसा बनेगा, और माइनस वाला माइनस के साथ, तो ये वाला लोब एक इस तरीके का बनेगा। तो ये पूरा प्लस का लोब हो जाएगा और ये माइनस का। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पाई 2px, और इट विल बी कॉल्ड एज पाई 2py। ना स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अभी अगर इसमें सिर्फ इतना चेंज कर देते हैं, ये प्लस माइनस रहने देते हैं और ये माइनस प्लस कर देते हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये 2px 2py हो जाएगा, या फिर 2px या 2py। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे जो होगा बेटा, ये कोई भी ओवरलैप होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको नोडल प्लेन कितने मिल जाएंगे, दो दो नोडल प्लेन मिल जाएंगे। कैसे, ये देखिएगा, एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से, चारों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चारों अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा, इस तरीके का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम लोग बेटा किस मेथड से बोलते हैं, तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इट इज डन बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो होती है वो लकाओ से होती है। ये लकाओ क्या होता है अभी, लकाओ का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। इट इज डन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो याद रखना, ये जो ओवरलैपिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज ये सिंपली कॉम्बाइन हो रहे हैं और आपको क्या मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो ओवरलैपिंग और द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डन बाय LCAO, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास में 1s ओवरलैप हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या ओवरलैप हो रहा है, 1s, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सो दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 1s, एंड एक होगा बच्चों सिग्मा स्टार 1s। इसको आप बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो स्टूडेंट्स, अगर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही एमओ बनेंगे। सो नंबर ऑफ एमओ, याद रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is always equal to number of atomic orbitals. Number of bonding number of molecular orbitals is always equals to number of atomic orbitals. तो अगर मैं बात करूं 2s के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है ना, एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 2s के साथ ज्वाइन होगा तो इसमें दो है ना ये, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो सिग्मा 2s एंड एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, BMO, और इसको क्या बोलेंगे, ABMO। अभी इन दोनों में से हायर एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें 2pz की, 2pz प्लस 2pz, क्योंकि हम लोग ने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पूरे इस MOT में मान के रखा है, इट इज 2pz, तो हमेशा ये क्या बनाएगा, सिग्मा ही बनाएगा। तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, तो ये क्या हो जाएगा, BMO। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ABMO। उसके बाद में हमारे पास में 2px था, तो 2px होगा तो पाई 2px बनेगा एंड पाई स्टार 2px बनेगा। ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हो जाएगा ABMO। अगर हमारे पास में 2py है, 2py है, तो ये हो जाएगा पाई 2py एंड पाई स्टार 2py।
पाई स्टार 2p y। तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर आगे 3s 3p इनमें जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सुनो स्टूडेंट, जेई एडवांस तक हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही पढ़ना है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, जेई एडवांस तक हमको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन तक पढ़ना है? 20 इलेक्ट्रॉन तक ही पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ 20 किधर हुए? अभी तक तो 20 हुए नहीं हुए ना बेटा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो गए? 4। इसके 2 और इसके 2, 4 और 4 8। इसके 2 और इसके 2, 8 और 4 12। इसके 2 और 2 16 और इसके 2 और 2 20 हो गए बेटा। तो हमको 2pz तक जाना है लास्ट, उसके आगे जाना ही नहीं है। तो हम लोगों को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पढ़ना है, उसके आगे पढ़ना नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें यहाँ पे सबसे पहले बात तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से होगा, ठीक है। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, जैसे हम लोग 1s2 2s2 2p6 होता है ना, वो तो किसका है? एटम का होता है ना। वैसे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, उसको लिखने के थोड़े रूल्स हैं, वो ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास में केस 1, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 14, अगर हमारे पास में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आई रिपीट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, दिस इज मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, फिर इससे ज्यादा एनर्जी किसका? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर इससे ज्यादा एनर्जी किसका? सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, रिपीट सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर इसमें बच्चों याद रखना नेक्स्ट आता है पाई, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, कॉमा, फिर आता है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये आपको याद रखना ही है। एंड उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये केस कब अप्लाई होगा? जब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं बात करूं केस 2 की, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सिस्टम ज्यादा है, कितना 16 है, समझो जैसे आज बात की थी हमने, सबसे पहला पॉइंट नीड फॉर एमओटी की क्या बात की थी? नीड फॉर एमओटी में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास में 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या था? ऑक्सीजन था ना। तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम जो ऑक्सीजन है वो किस केस में आएगा? केस 1 में आएगा कि केस 2 में आएगा? सर वो तो केस 2 में आएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में आता है बस, और कहीं पे नहीं आएगा। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से ज्यादा, 14 या 14 से कम है तो ये वाला फॉलो करेंगे, और अगर 14 से ज्यादा है तो जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो फॉलो करेंगे। इट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से। फिर आता है सिग्मा 2pz, पहले आ जाएगा, पहले सिग्मा 2pz आ जाएगा, ये दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आएगा पाई स्टार, वो बाकी सब सेम ही रहेगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो इस पोर्शन में आ रहा है। अगर 14 या 14 से कम है देन फॉलो दिस, एंड अगर इट इज 14 से ज्यादा है देन फॉलो दिस। यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये राम सर क्या बोले, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये है क्या? तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इमेजिन करो मेरे पास में N2 है, मेरे पास में N2 प्लस है, मेरे पास में N2 माइनस है, ठीक है। मेरे पास में O2 है, O2 प्लस है, मेरे पास में O2 माइनस है, मेरे पास में NO है, मेरे पास में एक CN माइनस है, ठीक है।
इसको इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाइज डिसाइड करना है बच्चों। तो सबको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन इज 7 और इधर 14 होता है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है। N2 क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बताओ यहाँ पे N2, आप लोग प्लस माइनस देखो ही मत पहले, N2 कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सर 14, तो एक प्लस हुआ मतलब उसमें से एक कम हो गया, सो दिस इज 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, N2 बेटा एटम है कि मॉलिक्यूल है? सर N2 तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है ना, तो उसके लिए 1s2 2s2 नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। इसको मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, मुलिकन ने दिया था मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ कितने जाएंगे, हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ 2-2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2-2 जाते हैं ना, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। आप मुझे बताओ, अगर ये N2 माइनस है तो N2 माइनस होता है, N2 का कितना होता है 14, तो N2 माइनस का कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। O2 बेटा ऑक्सीजन का सबको पता है, ऑक्सीजन 16O8 लिखते हैं ना हम लोग, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्लस हो गया है तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पक्का। अगर मैं बात करूँ O2 माइनस की, तो O2 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। NO की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, तो दिस इज 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Cn माइनस की बात करें तो सबको पता है नाइट्रोजन का तो यही है, कार्बन का कितना होता है 12C6 होता है ना, तो 12C6 के हिसाब से कार्बन का कितना होगा, कार्बन का बेटा 6 होगा, और नाइट्रोजन का 7, 7 + 6 13 हो गया, 13 और एक माइनस भी तो है ना, तो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत आसान है, खाली मेन पॉइंट्स आप लोग वापस समझ के ले लो। ये आप लोगों को जो मैंने ये सब स्ट्रक्चर्स बताए, एक्चुअल में हम लोग देखने जाए तो एमओटी टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट शुरू होता है। सर यहाँ से क्या समझ में आता रहेगा, वो उनको ही पता। मैंने तो आपको एक एक चीज बताई, भले वो थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है, मैं कोई पार्ट वापस बोलूंगा स्टूडेंट्स में, अगर आपको थोड़ा टफ लगेगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो 1-2 बार वापस देख लेना, बट मैं कोई भी चीज को स्किप करने वाला नहीं हूँ या ऊपर ऊपर से समझाने वाला नहीं हूँ। याद रखना, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। आई विल नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ लेक्चर्स, बिकॉज मुझे मालूम है जब चीजें और कंसेप्ट क्लियर होगी तो जब आप एग्जाम में या फिर क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, एक होगा 14 या उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम्स का, और एक होगा 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लिए N2 के लिए कौन सा वाला केस फॉलो होगा, तो केस 1 हो जाएगा। इसके लिए केस 1, इसके लिए कौन सा वाला फॉलो होगा, केस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 से ज्यादा है। इसके लिए भी केस 2, इसके लिए भी केस 2, केस 2 और इसके लिए कौन सा आएगा, केस 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बेटा आपको ऑर्डर याद रखना है, और अभी इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। एक मैं आपको N2 का भी बताऊंगा जो 14 या 14 से कम वाले का काउंट हो जाएगा, और एक आपको O2 का भी बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि O2 पैरामैग्नेटिक कैसे है, कैसे उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द एमओडी डायग्राम। स्टूडेंट्स का सपना होता है कि एमओटी डायग्राम समझ में आ जाए, बट कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं, एमओटी डायग्राम फॉर N2 एंड देन आई विल शो द डायग्राम फॉर O2 आल्सो, ठीक है। तो सुनिए जरा ध्यान से, एमओटी डायग्राम फॉर N2। सबसे पहली बात तो N2 बनता किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p क्या है बच्चों, 3 है। 2p क्या है, 3 है, ठीक है। तो पहले मुझे था ये कौन सा वाला सिस्टम आएगा, ये वाला केस में आएगा, केस 1 में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग डायग्राम में ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस साइड में हम लोग फर्स्ट एटम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AO, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे AO, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसी तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे लिखोगे आप MO, सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड देन आप लोग को पता चलेगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, ये है एनर्जी। तो ये जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की। तो बना कैसे लेकिन, तो मुझे एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन नंबर 1 है, ऐसा एक और नाइट्रोजन होगा,
नाइट्रोजन नंबर 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे था ये 1s और इसका 1s क्या होगा, कंबाइन होके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बट उनका एनर्जी सबसे क्या है, कम है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये जो है इस तरीके से शो करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, तो आपको धीरे धीरे समझेगा, एक ही बार में इसको पूरा मत समझने के लिए सोचिए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में फर्स्ट नाइट्रोजन का 1s है और ये सेकेंड नाइट्रोजन का 1s है। ठीक है, अभी ये जब दोनों ओवरलैप होंगे तब यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या होगा, कम, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इसको, फिर इसको हम लोग इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, पहले आप लोग अच्छे से समझ के लीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s। ये देखिए सिग्मा 1s, तो ये जो है एंटी बॉन्डिंग है, इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पे मुझे था s ऑर्बिटल था, एक ही ऑर्बिटल था यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल था, तो ये वाला जो बनेगा, इधर कितने बनेंगे, इधर भी एक बनेगा और इधर भी एक बनेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से। फिर आता है सिग्मा 2s, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 2s है ना, तो 2s बेटा इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा अपना, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2s, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2s। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2s ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 2s है, तो ये 2s भी एक ही गोला होगा इस तरीके से, एक ही ऑर्बिटल है। ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे भी आपको कितने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक का नाम होगा सिग्मा 2s जिसका एनर्जी कम होगा तो नीचे होगा, और एक का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे बच्चों, देखो इस तरीके से, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी एक ही सर्कल लिखाएंगे, एक ही ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एक ही ऑर्बिटल। तो वी हैव रीच्ड अप टू सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, तो ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल। तो ये देखिएगा, ये 2p ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन, दिस इज 2p ऑफ सेकंड नाइट्रोजन, सो दिस इज 2p, दिस इज आल्सो 2p। बट यहाँ पे 2p में बेटा टोटल कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक px, एक py और एक pz। आप ऐसे सर्कल भी शो कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी शो कर सकते हो, बोथ आर सेम। यहाँ पे भी तीन, एक दो तीन होंगे, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा भी बनेगा और एक पाई भी बनेगा, ये सिग्मा और ये पाई है। तो इसमें देखो ये px py pz है, तो इसका एनर्जी क्या है, कम है, कौन सा, पाई स्टार वाले का एनर्जी क्या है बच्चों, कम है, पाई वाले का एनर्जी कम है, और सिग्मा 2pz का एनर्जी क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तो ये सिग्मा 2pz इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, तो ये आ जाएंगे आपके दो ऑर्बिटल इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट वाला, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर रहेगा वो कौन सा वाला, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा इस तरीके से। तो इसको हम लोग इसके साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, खाली मैं आपको समझाने के, जैसे डायग्राम कोई बनाने के लिए बोलने वाला नहीं है, कॉलेज एग्जाम में जरूर पूछ सक लेते हैं वो कभी कभी, बट एंट्रेंस एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, देखिए यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, बहुत सारे कॉलेज वाले तो इस पार्ट को ओमिट ही कर देते हैं, ओमिट ही कर देंगे इसको। ठीक है, हर साल का है, ये है आपका पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz।
तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए इसका नाम है सिग्मा स्टार 2p/z, ये ऑर्बिटल इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग को शो कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर आप 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बनाओगे या फिर 14 से ज्यादा के लिए बनाओगे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को खाली इंटरचेंज करना है। मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से, और कुछ नहीं। अभी आप बोलोगे सर ये तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसको देख के लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले अभी सब लोग एकदम ध्यान से वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, फर्स्ट वाले S में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे वाले नाइट्रोजन के, ठीक है। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, यहाँ पे भी 2। उसके बाद में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, इसमें भी 3, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे सब ओब्बा प्रिंसिपल, हुंस रूल सब फॉलो करना है आपको, इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी फिलिंग कैसे करेंगे बच्चों, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स को फिल इन कैसे करना है, तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन फिल इन कर दिया। कैसे, ये देखो 1s2 2s2 2p3 हो गया। अभी इसमें कैसे फिल इन करना है, इसमें तो एक ही बार सुनना एकदम अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा लोअर एनर्जी में, ठीक है, फिर इसमें ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो अभी आप बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ पे 2, 4 है ना टोटल। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये 1 2 हो गया, फिर 3 और 4 हो गया, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कितना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो केमिस्ट्री सो सिंपल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने? 4। तो पहले इसमें फिल इन होंगे कि इसमें? यस, वेरी गुड, इसमें जाएंगे पहले। तो इसमें कितने हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अभी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने हैं बच्चों? 3 है। टोटल कितने हैं? 6 है ना। तो 6 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे फिलिंग करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो पहले इसमें भी एक, इसमें भी एक, वेरी गुड। पहले दोनों इसमें मत डालना, समझ रहे कुछ? वेरी गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेयरिंग करना पड़ेगा फिर तो, हाँ। तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया बच्चों, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। मेरे पास 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 थे, तो 6 दोनों का मिक्स करके तो ये बन रहे। तो अभी 2 और 2 4 तो हो गए। अभी यहाँ पे एक बच गया, 5 हो गया। अभी एक और बच गया, 2 बचे थे, सॉरी एक नहीं, 2 बच गए थे। तो एक तो मैंने यहाँ पे रख दिया, नेक्स्ट वाला क्या इधर रखूँ या ऊपर भेज दूँ? ऑब्वियसली पहले इधर ही भरना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे हमने भर दिया। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, राइट। तो देखिए लो 2 4 6 8 10 12 14 हो गया। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? शुरुआत करेंगे यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 इज गोइंग टू बी सिग्मा 1s2, ऐसे रीड करना है, सिग्मा 1s2, समझा सबको? फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनिक है ना, सब में 2 इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं। फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2, पाई 2px2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गए। फिर गए सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, ओके, इजी था। सो दिस इज नोन एज सिग्मा 2pz2, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले बच्चों की, इसके बाद नेक्स्ट वाले की, तो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। अभी ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान देना, ओके। देखिए, तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, Nb कितने और Na कितने? तो व्हाट इज Na एंड Nb? Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। ठीक है, चलिए बताइए। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? सर बॉन्डिंग। सो गिनो 2, ये भी बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग। स्टार वाला को मत गिनो, चलो इधर से गिनते हैं। जो भी स्टार मार्क वाला है वो मत गिनना। तो गिनो बॉन्डिंग में कितने? 2 2 4 6 8 और 10 हो गए। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। एंटी बॉन्डिंग में गिनो, स्टार मार्क वाले में, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2 + 2 4 हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है इट इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट NB - NA। ये फॉर्मूला बेटा MOT ने दिया था। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट NB - NA। सो व्हाट इज हाफ? व्हाट इज NB? 10 10 - 4। व्हाट इज 10 - 4? 6 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। इसका मतलब ये हुआ कि N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब 3 बॉन्ड होंगे। हो गया, करेक्ट। अभी दूसरी बात, क्या इसमें कहीं पे भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चों? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। सो इन N2 नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। सो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब सबके सब पेड है, और सबके सब पेड है तो इट विल बी डैश इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। इट इज गोइंग टू बी डैश इन नेचर बच्चों, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा N2 के बारे में इंफॉर्मेशन बताया। N2 का आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। N2 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे ऐसे एज इट इज, आपको ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देंगे। ये जो मैंने लिखा ना ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देंगे और बोलेंगे कौन सा वाला राइट है कौन सा वाला रॉन्ग है। उसके बाद में आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे, या फिर पूछेंगे कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, N2 के बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, N2 के एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द MOT डायग्राम फॉर N2। बहुत आसान है। मैं अभी O2 के लिए भी बनाने वाला हूं। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है? सबसे ऊपर ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे ये तो सबसे नीचे जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है हाईएस्ट, ये सब नहीं, ये ऑक्यूपाइड थोड़ी है, ये तो खाली पड़ा ना। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा? ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सर ये रहा, इस वाले को जिसमें एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं होमो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? होमो का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई रिपीट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे N2 के लिए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो कौन है बच्चों? इट इज सिग्मा 2pz। यही MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसके ऊपर सब खाली है। हाँ सर सब खाली है। उसमें से सबसे नीचे वाला कौन है जो खाली है? सर ये वाले, ये सबसे नीचे वाले हैं जो खाली है, इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूमो। ल्यूमो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमो? ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डोंट वरी, इन सबके फुल फॉर्म में लिख के दूंगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और N2 के लिए वो ल्यूमो कौन है? ल्यूमो है बच्चों पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p y। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये क्या है? ल्यूमो है। तो वापस से मुझे बोलो, होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे, अभी मैं नेक्स्ट बोलूं, अगर N2+ बोल दूं तो N2+ के लिए क्या करोगे? N2+ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? N2+ में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 13 ना। तो 13 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो एक इलेक्ट्रॉन गायब करोगे तो कहां से करोगे? इधर से करोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होते बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे सिग्मा 2pz कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में बॉन्डिंग ये सब वैल्यू चेंज आएंगे। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 10 की जगह पे 9 आएगा। सो 9 - 4, 9 - 4 कितना आएगा? 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5। देखो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आया कि नहीं आया?
तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, फ्रैक्शनल आ गया। और उसके बाद में अगर देखने जाए तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा यहाँ पे, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ पे और इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक्चुअली केस ट्यूब की जरूरत पड़ेगी आगे, बट फिलहाल हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे ताकि तो स्टूडेंट्स अभी सबसे पहले मुझे था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ होमो, इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ होमो बच्चों, इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा आता है ल्यूमो, ल्यूमो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आपको होमो ल्यूमो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्योंकि जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, लेंथ वाइज, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होता है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, तो मुझे तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी होगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ N2 एंड N2 प्लस, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ N2 एंड N2 प्लस, N2 एंड N2 प्लस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो एकदम सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। आप मुझे था व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर तो हमने निकाला था अभी, कितना था, 3 था, और N2 प्लस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर जो है मैंने अभी कैलकुलेट होता है करके बताया था, इट इज 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा N2 का ज्यादा एज कंपेयर टू N2 प्लस। अगर स्टेबिलिटी की जगह पे मैं आपको बॉन्ड लेंथ पूछूं, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो इसका आंसर आ जाएगा उसका उल्टा, इस तरीके से। ओके, इसी तो था। अगर मैं आपको बॉन्ड एनर्जी पूछूं, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसका होगा, N2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा एज कंपेयर टू N2 प्लस। इस तरीके से बच्चों बहुत ही प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपकी MOD डायग्राम बनाया है, किसके लिए, N2 के लिए, और भी मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग बनाते हैं। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द MOD डायग्राम फॉर O2। अगर हम बात करें MOD डायग्राम फॉर O2 की, तो O2 जो होता है वो होता है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ही चेंज करना है हमको, O2 जो होगा वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये जो पाई वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई 2pz, यहाँ पे आएगा सॉरी सिग्मा 2pz, यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, एक ही होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, एक और यहाँ पे दूसरा, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे भी 8 आएगा। तो यहाँ पे 2p 3 की जगह पे 2p 4 हो जाएगा,
यहाँ पे भी 2p4 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 क्या हो जाएगा बच्चों? O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक अगर देखने जाए तो 2p4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे फिलिंग करेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कैसे करेंगे देखिएगा जरा। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पहले पेयर मत करना, फिर यहाँ पे 5, ये 6, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए पक्का। तो ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों पेयर मत करना, अलग अलग है। तो मैंने आपको बोला था ना कि O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सिर्फ और सिर्फ MOT एक्सप्लेन कर पाया और कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि देखो इसके पास और इसके पास, दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आता है पाई 2p z2 आएगा। तो पहले कौन सा आएगा? पाई, सॉरी सिग्मा, सिग्मा 2p z2, थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हो रही है, सिग्मा 2p z2 हो जाएगा, सिग्मा 2p z2 हो गया। फिर क्या आएगा? पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p x 2p y2 हो जाएगा। फिर पाई स्टार में पाई स्टार 2p x1 इक्वल टू पाई स्टार 2p y1, पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p y1। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी NB में कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो, बॉन्डिंग में 2, 4, 6, 8, 10 हो गया बेटा, और इसमें कितने हैं? 2, 4, 5 और 1 6, एंटी बॉन्डिंग में 6 हो गए। तो अगर मैं बॉन्ड इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो 10 - 6 डिवाइड बाय 2, तो 10 - 6 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, ठीक है। तो अगर मैं N2 की जगह पे O2 लिखूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा? इधर डबल बॉन्ड आएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर इट इज गोइंग टू बी 2। N2 की बात करें तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन O2 में बेटा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो देयरफॉर इट इज डैश, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सप्लेन कर पाया बच्चों? MOT एक्सप्लेन कर पाया, और कोई भी थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अभी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, जो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से बताता हूँ। ये हो गया MOT डायग्राम फॉर O2, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, बट आज जितना हमको नीड है उतना टॉपिक मुझे खत्म करने दीजिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि O2 में वी हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, O2 में बेटा हमारे पास में क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बट स्टिल इट इज कलरलेस, ठीक है सर। इससे क्या कंसेप्ट है? अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो विजिबल लाइट, जो व्हाइट लाइट गिरता है ना, उसमें से विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, और वापस जब नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे, तब वो कोई ना कोई कलर एमिट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड हमेशा कलर्ड दिखते हैं। तो अभी इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होना चाहिए कि कलरलेस होना चाहिए? इट शुड बी कलर्ड ना। तो बच्चों O2 तो सबको पता है इट इज डैश, कलरलेस है। हम लोग सांस लेते हैं बेटा, ठीक है, सांस में मतलब हवा की बात करो, सांस ले रहे बेटा, तो हम लोग जो सांस ले रहे बेटा, हम लोग को ऐसा कोई दिख रहा है कि कलर अंदर जा रहा है, कोई कलरलेस गैस बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा दिख रहा है सांस लेने के टाइम में कलर्ड गैस अंदर जा रहा है? ऐसा कुछ होता नहीं, कलरलेस गैस ही है। तो O2 बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कलरलेस है। इसका रीजन क्या है? तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। इसका रीजन है कि इसका जो होमो है, ये होमो है बच्चों, होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ल्यूमो है। ल्यूमो, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करेगा और वहां से जब नीचे नहीं आएगा, तब तक ये कंपाउंड कलर्ड दिखने वाला नहीं है। तो इसका रीजन यही है। इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज वेरी हाई। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई है। और अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बेटा विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन,
विजिबल रीजन के पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्साइट कर सकते हैं। विजिबल रीजन के पास में इतना एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, उतना एक्साइट कर सके। तो देयरफॉर हम लोग को विजिबल रीजन में ये कंपाउंड क्या लगता है, कलरलेस लगता है, क्योंकि हम लोग की आंखें जो भगवान ने हमको बेटा वरदान दिया है, हम लोग सिर्फ विजिबल रीजन दे सकते हैं। इंफ्रारेड है, एक गामा रेज है, वो सब हम लोग नहीं दे सकते। रेडियो वेव्स है बेटा, हम लोग नहीं देख सकते, बराबर है। आपके मोबाइल फोन के अंदर बेटा वेव्स आ रहे हैं, बट वो आपको दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं, तो वो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। सर आप बोल रहे हो कि विजिबल रीजन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके होमो से ल्यूमो में, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस हाई है। तो सर और कोई है क्या, यस है ना बेटा। अगर हम लोग यूवी लाइट यूज करें, यूवी लाइट, तो यूवी लाइट के पास में वो एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को O2 के अंदर होमो से किस में ट्रांसफर कर दे, ल्यूमो में। लेकिन इसमें एक बेटा क्या है, लिमिटेशन है, वी कैन नॉट सी यूवी लाइट, वी कैन नॉट सी डैश लाइट, यूवी लाइट। हम लोग, हमारी आंखें जो है बेटा वो यूवी लाइट को देख नहीं सकती। इमेजिन करो अगर हम लोग यूवी लाइट को देख सकते ना, तो हमको O2 बेटा क्या दिखता, कलर्ड दिखता। मतलब हम लोग सांस लेते तो दिखता कि सब लोग बेटा सांस ले रहे हैं, तो अंदर हवा जा रही है, कलर्ड गैस जा रही है बेटा, और CO2 बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। O2 यहाँ पे प्रूव हो गया, यहाँ पे O2 प्रूव हो गया कि इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है बेटा, पैरा मैग्नेटिक है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि O2 के अंदर होमो कौन है और ल्यूमो कौन है। O2 का बेटा होमो कौन है, जस्ट डिसाइड करो अभी, बताओ। इट इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये क्या बेटा, होमो है। और इसका जो ल्यूमो है वो क्या है, इट इज सिग्मा स्टार 2pz, ये इसका क्या है बेटा, ल्यूमो है। तो स्टूडेंट दिस इज दी MOT डायग्राम फॉर किसके लिए, O2 के लिए MOT डायग्राम बनाया, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना सीख लिया। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ O2 प्लस O2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ O2 एंड O2 प्लस, तो आप लोग स्टेबिलिटी के लिए क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर। O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर हमको पता है 2 है, O2 प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस में से गया, बॉन्डिंग क्या एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में से गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 5, तो 10 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 2 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो उल्टा ज्यादा आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा, O2 प्लस का ज्यादा हो जाएगा, किससे, O2 से, एकदम सिंपल। जबकि N2 के केस में उल्टा हो रहा था, क्यों, क्योंकि N2 में इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्डिंग में से जा रहा था, यहाँ पे किस में से जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में से। तो याद रखना, जब भी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन जाएगा तब बॉन्ड ऑर्डर मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, ये डायग्राम इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत ही आसान डायग्राम है, मैंने आपको समझाया है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर आप लोगों को ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अननेसेसरली फिर मेरे पास तो बेटा भंडारे बोलते जाऊंगा तो 2-2.5 घंटा भी कम लगेगा, बट हम लोग इसको और प्लान करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड में कोई PDF नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक MOT पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं अगर बताऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया जाता है, और हम लोग H2 H2+, H2-, N2 N2+, O2 O2+, O2-, इन सबके बॉन्ड ऑर्डर, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना हम लोग सब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो वी हैव फिनिश्ड विद ऑलमोस्ट बेटा 75 से 85%, 75 से 80% हमारा MOT खत्म हो चुका है। आई रिपीट 75 to 80% हमारा MOT खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ फिनिशिंग वर्क बाकी है। मेन टॉपिक जो थे, मेन कंसेप्ट जो थे वो मैंने आपको सिखा दिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो 20% रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, एंड देन एक लेक्चर हम लोग सिर्फ और सिर्फ PDF सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 PDF बनवा दिए हैं, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। होमवर्क के अंदर अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 क्वेश्चन है, और क्लास वर्क के अंदर 40 क्वेश्चन है, जो कि अभी तक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो ही हमने लिए हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, MOT में से हर साल, नीट स्टूडेंट स्पेशली सुन लो, हर साल एक क्वेश्चन कंपल्सरीली
आता ही है, आता ही है, आता ही है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सब भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे आरपी ट्रिक्स है, उससे हमारा आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट lecture with a detailed remaining 20% part of the emotive. Till then, thank you students, take care.